नमस्कार जय इंद्री। गर्भावस्था के लिए दो शरीर का मिलना, जिसको हम समागम कहते हैं, मैथुन कहते हैं, वो जरूरी अनिवार्य होता है। तो ये संतति के लिए ही समागम की आज्ञा शास्त्रकारों ने दी है। तो संतति के लिए समागम की जो विज्ञान है समागम का, तो वो आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों में बताया है, धर्मशास्त्रों के ग्रंथों में भी उसकी बात आई है। लेकिन बहुत लोगों को ये भ्रांति होती है क्योंकि संस्कृत साहित्य का उस तरह से अध्ययन नहीं किया होता है। हमने 7 पद्धति बताई है साहित्य का अध्ययन करने की। उसमें न्याय दर्शन पूर्व में पढ़ा जाता है, जिसको आन्वीक्षिकी कहते हैं। चाणक्य ने उसकी बात बताई, आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दंड नीति च शाश्वती। आन्वीक्षिकी का अध्ययन, न्याय दर्शन का अध्ययन बहुत आवश्यक होता है शास्त्र के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए। नहीं तो अनुवाद पढ़ना है तो कोई भी अनुवाद करता है आज, और कोई भी उसको पढ़कर बताने लगता है। तो जो पिछले सालों में व्याख्याताओं ने व्याख्या की, वो ज्यादातर वो फेमस बहुत है, लेकिन उनको कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं था। ये मैकोले पद्धति से ही पढ़े हुए थे ज्यादातर जो प्रवचनकार है, व्याख्याता है वो, और उन्होंने जैसा पढ़ा कहीं पर भी और ऐसा निरूपण कर दिया अलग अलग जगह पर। उनको कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं था कि इसका क्या अर्थ लेना है, उसका क्या अर्थ लेना है, क्योंकि एक एक पद के बहुत सारे अर्थ होते हैं, शक्यार्थ होते हैं, लक्ष्यार्थ होते हैं, शक्यार्थ बाधे लक्षणा होती है, वो कुछ पता नहीं होता है उसको कि इसका क्या अर्थ करे, क्या उसका समन्वय। विभिन्न संहिताओं में विरोध आए तो विरोध परिहार की मीमांसा की एक रीति होती है कि दोनों की एक वाक्यता कैसे, उसमें वाक्यिक वाक्यता होती है। इसका एक जो कंसेप्ट है वाक्यिक वाक्यता का, कि विभिन्न वाक्यों को विरुद्ध वाक्यों को लेकर एक वाक्यता करना, उसका प्रतिपादन को, उसके भाव को समझना, वो सब नहीं होता है। तो बहुत सारी ऐसी मिसकंसेप्शन इसका हुआ है, खास करके गर्भ विज्ञान में। उसमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसको पुत्री के लिए उसकी तिथियां, और कुछ तिथियां पुरुषों के लिए, पुरुष संतति के लिए, स्त्री संतति के लिए। तो यहाँ पर इसकी बात थोड़ी मैं कहूँगा जो भाव प्रकाश संहिता में की गई है, बताया गया है। उसमें सुश्रुत संहिता में भी ये बात आती है, विभिन्न स्मृतियों में भी ये बात आती है। युग्माशु जायते पुत्राः अयुग्माशु स्त्री, अर्थात युग्माशु जायन्ते पुत्राः। ये एक बताया कि युग्म अर्थात द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी ऐसी रात्रियों में जो समागम होगा दो के जोड़ में, तो उसको युग्म कहते हैं। युग्म अर्थात युगल, जोड़ी, वो 2, 4, 6, 8 ये सब बताया है। तो इसकी तिथि जब ऐसी होगी तब स्त्री पुरुष संतति होगी। और अयुग्म अर्थात तृतीया, पंचमी, सप्तमी, नवमी ऐसा होगा, तब स्त्री संतति की ज्यादा शक्यता है। ये एक सामान्य सिद्धांत है। अब ये एक पक्ष है, ये इतना ही देखना है क्या? नहीं, ये तो 20% देखा हमने, और इसमें परिणाम नहीं आता है तो लोगों को लगता है कि ये तो स्यूडो साइंस है, ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें सो अर्थवत्ता ही नहीं है, हमने प्रयत्न किया और ऐसा हमारी धारणा से विपरीत ही हुआ। तो हम कहते हैं कि वो जो प्रयत्न हुआ वो केवल 20% हुआ है। उसको और सूक्ष्मता से देखिए, इतना सरल नहीं है विज्ञान, बहुत ही सूक्ष्म है। तो और क्या देखना है? तो दूसरा एक बताया है कि चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी ये रात्रि है, वो मेंसिस आने के दिन से गिनती। तो मानो कि रजस्वला को एक दिन, मानो रविवार हुआ, उस दिन प्रतिपदा है, अर्थात एक तिथि है। तो उससे लेकर द्वितीय दिन सोमवार को, मंगलवार को तीसरा दिन, चौथा दिन होगा बुधवार। तो रवि, सोम, मंगल 3 हो गए। बुधवार को चौथी रात्रि आएगी, शुक्रवार को छठी रात्रि आएगी, फिर रविवार को 8वीं रात्रि आएगी। तो ये मेंसिस के दिन से लेकर जो रात्रि गणना है वो और तिथि की गणना दोनों यदि समन्वय किया जाए तो जो दोनों में जो आती है, मानो वहां दूसरा दिन है, यहाँ चौथी रात्रि है, तो उत्तम संयोग होता है। आप समझ गए होंगे। तो ये जो मेंसिस से दिन से लेकर भी एक गिनती होगी,
एक तिथियों की भी गिनती होगी, क्योंकि तिथियों में चंद्रबल का ज्यादा होगा। यहाँ पर स्त्री में शुक्र रज की मात्रा अधिक और कम होगी। और सुश्रुत संहिता और आयुर्वेद के विभिन्न ग्रंथों के अनुसार शुक्र की प्रबलता से पुरुष संतति होती है, रज की प्रबलता से स्त्री संतति होती है। शुक्र प्राबल्यात् पुंसः, रजो प्राबल्यात् स्त्री होती। शुक्र की प्रबलता से पुरुष संतति होती है, रज की प्रबलता से शुक्र की प्रबलता से पुरुष संतति होती है, स्त्री की प्रबलता से रज की प्रबलता से स्त्री संतति होती है। तो शुक्र और रज ये दोनों की प्रबलता चाहिए। ये इसमें कौन सा प्रबल है वो देखना पड़ेगा, तब संतति। तो वो अलग अलग दिनों में अलग अलग प्रबल होता है। वो ये गिनती ये बताई है, थोड़ा कठिन पड़ेगा लेकिन हम अच्छी तरह से समझाने का प्रयत्न करेंगे उसको। फिर आते हैं नक्षत्र की ओर, वार की ओर। कुछ वार ऐसे बताए हैं जो पुत्रप्रद वार है, कुछ वार स्त्री संतति को करने वाले, मतलब उसमें सहायता करने वाले। कोई वारों में निषिद्ध है मैथुन। कुछ गिनती नक्षत्रों की भी होती है, कुछ नक्षत्र होते हैं वो पुरुष संतति प्रद होते हैं, कुछ स्त्री संतति प्रद। उसका हम आगे देखने वाले हैं। पहले आप इतना समझ जाइए कि युग्मासु जायन्ते पुत्राः, अयुग्मास्तु स्त्रियः प्रजायन्ते। ये जो बताया है वो उसका अर्थ एक तो तिथि है और एक मेंसिस के दिनों से लेकर बात बताई गई है। उसमें भी सुश्रुत संहिता में बताया गया है कि एकादशी और त्रयोदशी रात्रि को छोड़ देना है, नहीं तो नपुंसक गर्भ की प्राप्ति। आज बहुत सारे नपुंसक है, हम देखते हैं अलग अलग जगह पर हमको। तो ये साइंस, मेडिकल साइंस में इसका कोई कारण नहीं बताया जाता है कि वो क्यों नपुंसक हुआ, लेकिन आयुर्वेद में नपुंसक के भी बहुत प्रकार बताए गए हैं और एक एक नपुंसक किस अवस्था में हो सकता है, किस मतलब कौन सी हमारी गलती होती है तो नपुंसक संतति होती है। संतति का बड़ा विज्ञान है। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात में सबसे जो मुख्यता से प्रतिपादन करना चाहता हूं, ये तो हो गया, उसके बाद में दूसरे में भी नक्षत्र और वार का बताने ही वाला हूं। लेकिन जो मुख्यता से मेरा प्रतिपादन है वो एक है कि एक गलती प्रायः सबसे हो जाती है और वो होती है कि गर्भावस्था में मैथुन का अज्ञान। जैसे मॉडर्न साइंस में बहुत जगह पर तो ऐसा बताया गया है कि 5वें महीने के 4थे महीने के बाद मैथुन वर्ज्य हो जाता है, समागम नहीं करना है। आयुर्वेद में बताया है कि जब से संतति हो तब से ही मैथुन नहीं करना है। जब पता चले कि गर्भावस्था है, उतना ही नहीं, गर्भावस्था की शक्यता हो, पता न हो, शक्यता हो, तब से मैथुन वर्ज्य हो जाता है। क्यों ऐसा? उसका प्रसिद्ध उदाहरण तो महात्मा गांधी जी का है, आपको पता है। उनकी पत्नी गर्भवती थी और उनसे उस अवस्था में समागम हो गया। फिर जाकर उन जो पत्नी थी गांधी जी की, उनको उसको जब प्रसूति हुई तो मृत गर्भ अवतरित हुआ, मर गया गर्भ। तो गांधी जी लिखते हैं उसमें कि सबसे मुझे एक आघात लगा, अफसोस हुआ और मैं इसके कारण जानने का प्रयास कर रहा था कि ऐसा क्यों हो गया। तब मैंने आयुर्वेद के ग्रंथ देखे, ऐसा गांधी जी बता रहे हैं। विभिन्न ग्रंथों देखे, विभिन्न प्रमाण खोजे, तब मुझे पता चला कि ये मेरी गलती से हुआ है। पहले मैं मेरे देव को, भाग्य को दोष देता था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये मेरी गलती से हुआ है। और वो गलती, जैसे वो स्वीकार करते थे सभी गलती अपनी, तो वो स्वीकार किया उन्होंने कि ये गर्भावस्था में जो मेरे से ये भूल हो गई, वो उसके कारण वो गर्भ मृत हो गया, मर गया। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि गर्भावस्था में बहुत ही शांत स्थिति बनाए रखनी होती है। तो एक बार गर्भधारण हो गया कि बाद में श्वासोश्वास बढ़ने की कोई भी क्रिया, व्यग्र होने की कोई भी क्रिया नहीं कर सकते हैं। मैथुन जब होता है, समागम होता है, तब श्वासोश्वास की संख्या बढ़ जाती है, एक तरह की उत्तेजना बढ़ जाती है। तो वो उत्तेजना के कारण जो गर्भस्थ शिशु है
उसको परेशानी होती है और उसको हानि होती है और वो मर भी सकता है। इसीलिए आयुर्वेद में बताया कि अतः परम मासात उपेयात, सुश्रुत संहिता में अतः परम मासात उपेयात, ये सूत्र प्रायः सब लोग भूल गए। ये द्वितीय, चतुर्थी, षष्ठी, अष्टमी, ये रात्रि का जब वर्णन आता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी बार प्रयत्न करना है। प्रयत्न तो एक ही बार करना है, या षष्ठी रात्रि को, या अष्टमी रात्रि को, या दशमी रात्रि को, या द्वादशमी रात्रि को, ऐसा अर्थ लेना है विकल्प से। ये नहीं है कि चौथी रात्रि को, छठी रात्रि को। यदि ऐसा कोई समागम करता है, मानो कि छठी रात्रि में उसने समागम किया किसी ने और उसका गर्भ रह गया, तो अब जो 8वीं रात्रि में समागम होगा, 10वीं रात्रि में समागम होगा, वो गर्भावस्था में होगा, क्योंकि वो गर्भ रह गया है। अब वो गर्भ को कुछ हानि हो सकती है और बहुत सारे गर्भ को ये हानि होती है। ये कोई मुझे आश्चर्य लगा, मैंने YouTube पर देखा, बहुत सारे डॉक्टर्स की आयुर्वेद प्रिस्क्रिप्शंस लिखते हैं, आयुर्वेद के तज्ञ, वो डॉक्टरों की फाइलें देखी, उसमें बहुत 90% इसकी बात नहीं देखने को मिली। तो ये हमको देखना पड़ेगा। तो ये हम उसका सूक्ष्म निरूपण हम देखेंगे कि आगे इसका बहुत ही महत्व है कि उसको सूक्ष्मता से देखना। तो छठी रात्रि में, 8वीं रात्रि में, 10वीं रात्रि में, द्वादशमी रात्रि में ये विकल्प से दिया गया है, या तृतीय 5वीं रात्रि में, 7वीं रात्रि में, 9वीं रात्रि में विकल्प है। अतः परम मासादुपेयात, ये सुश्रुत ने बताया है, सुश्रुत संहिता में एक बार जो संतति के लिए प्रयत्न करना है वो मास में एक ही बार करना है। तो यदि सबल शुक्र रहा और प्रबल रज रहा तो इतना ही काफी होता है गर्भाधान के लिए। तो इतना ही आज, और सारी बातें हम अतः परम, मतलब इसके बाद जो संहिताओं में बताया गया है वो आगे लेंगे। नमस्कार, जय धन्यवाद।